आप बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, कितना कुछ बदलाव देखते हैं आप? देखिए, हमने कांग्रेस का 2 शासन देखा, एक अजीत जोगी का, एक भूपेश बघेल का। दोनों का शासन एक ही प्रकार का था। हालांकि बीजेपी को उनकी जो सफलताएं वो दिख नहीं रही, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसानों के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया भूपेश बघेल। देखिए, भूपेश बघेल और सिंहदेव आपस में ही 2.5 साल की लड़ाई में ही पूरे 5 साल निकाल दिए। डेवलपिंग होने वाला, लेकिन जो भी वर्तमान में हालात है, जैसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो चिंता का कारण बना हुआ है। बहुत डेवलपिंग राज्य आज हमारे से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ही गलत काम में लिप्त रहते हैं, बीजेपी पार्टी एकदम पाक साफ देखिए, है। ये बहुत बहस का मुद्दा है। अब इस पे लंबी बहस की ज़रूरत है। बीजेपी का 1.5 साल का यहाँ काम हुआ है, उसको देखकर जनता वोट की है। एजाज ढेबर की जो दादागिरी यहाँ पे रही और जो उनका भ्रष्टाचार रहा, उन्होंने जो बड़े पैमाने में नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफर और संघर्ष को, और कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो अभी तक आम जनता के लिए अनभिज्ञ रहते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं ललित जय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है ललित जय सिंह, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ और बीजेपी पार्टी आपने क्यों चुना? मैं बेसिकली सिंधी परिवार से हूँ और हमने 1947 में पार्टीशन की तकलीफ़ें झेली है। हमारे पूरे परिवार में 1947 में हमको पाकिस्तान से बाहर निकाला गया, और जो हमको हिंदुस्तान में आए तो हमको सबसे पहली सहायता जिसने की वो संघ परिवार ने। और जो संघ परिवार ने जब हमको सहायता की, तब मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज लोगों ने बताया कि बेटा, अगर हमको कोई सहायता इंडिया में किया, हिंदुस्तान में, तो संघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्हीं ने हमको बसाया, उन्हीं ने हमको कैंप में जगह दी। उसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पूरी संघ परिवार सब के दोनों का एक संयुक्त आइडियोलॉजी है दोनों की। उसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता चुना, क्योंकि हमने जो पूर्वजों की जो तकलीफ़ें देखी हैं और उनकी जो समस्याएं समझी, उसमें हमको लगा कि हमको समय समय पे हिंदू समाज के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मैं बेसिकली, मेरा अनाज का व्यवसाय था। मैं तो पूरा टाइम अनाज में बैठता था। मेरे अनाज के व्यवसाय से 3 मकान छोड़ के बृजमोहन अग्रवाल जी का निवास था। तो जब मैं देखता था कि वो लगातार विधायक बने, तो मैं उनके साथ तीसरे टर्म में जुड़ा 98 में। और जब मैं 98 में उनके साथ जुड़ा, तो जुड़ते मेरा सफ़र उनके साथ लगभग 28 साल पुराना है। और उनके साथ देखा कि वो किस टाइप का संघर्ष करते हैं, लगातार उनका संघर्ष रहा है, और मैं उनसे प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश किया। जी, तो राजनीति में आने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं टोटल सेवा के भावनाओं से राजनीति में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा राजनीति के अलावा मेरा खुद का व्यवसाय है। मैं खुद के व्यवसाय में दिन भर समय देता हूँ, और जो मैक्सिमम समय बच जाता है उसके लिए मैं जो है सेवा करना चाहता था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जी, एक और बात निकल कर सामने आती है, जब हम चर्चा करते हैं अलग अलग नेता मंत्री से, तो उनका कहना रहता है कि जब शुरुआत में राजनीति में आते हैं उन लोग, तो उनका एक मोटिव रहता है कि मुझे जनसेवा के लिए जाना है, कुछ लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो खुद का भलाई में बदल जाता है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं लगातार जन सेवा के कार्य पिछले 4 सालों से खुद कर रहा हूं, और बहुत बड़े पैमाने में सेवा का कार्य कर रहा हूं। लगातार हम समय पे स्टेशन जाके हजारों की संख्या में कंबल वितरण करना, होली में गुलाल वितरण करना, दिवाली में दिया और रंगोली वितरण करना, बच्चों को फटाका देना,
कम से कम साल में 3 बार मेडिकल कैंप लगाना। तो हम सेवा के क्षेत्र में लगातार 4 सालों से मैं खुद सक्रिय हूँ अपनी संस्था को लेके। और उसी की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि सेवा पखवाड़ा वो समय समय पे चलाता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सेवा ही सर्वोपरि है। जी, तो क्या आपका शुरू से ही राजनीति की ओर रुझान नहीं रहा है? मैं राजनीति के लिए सेवा करना चाहता हूँ। मैं, आप देखेंगे, मैं बहुत दूर रहता हूँ भाषण से, बहुत दूर रहता हूँ कैमरे से। मेरा वही है कि मेरे को हमेशा पर्दे के पीछे रह के सेवा की भावना से काम करना है। जी, लगभग 25 वर्ष पूरा हो चुका छत्तीसगढ़ का। इसमें से अगर बात करें तो 7-8 साल कांग्रेस के पास रही, उसके बाद बीजेपी के पास रही है। आप बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, कितना कुछ बदलाव देखते हैं आप? देखिए, हमने कांग्रेस का 2 शासन देखा, एक अजीत जोगी का, एक भूपेश बघेल का। दोनों का शासन एक ही प्रकार का था, हिटलर शासन। और हमने 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का देखा और अभी 1.5 साल विष्णुदेव साय जी का देखा। तो आप देखिए, भाजपा का जो एक शासन रहा है वो एक फ्रेंडली शासन रहा है। उन लोगों के लिए, भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश होता है तो आम जनता के तक लोगों की भलाई कैसे पहुंचे, उसी पे फोकस रहता है। और कांग्रेस जैसे का शासन रहता है, आप देखेंगे कांग्रेस के शासन में अचानक गुंडागर्दी बढ़ना, भ्रष्टाचार अपार सीमा में फैलना। तो ये उनका एक आइडियोलॉजी बन गया है कि हमने, आम पब्लिक भी इनसे त्रस्त होके, इनको चांस देती है, लेकिन इनसे त्रस्त होके वापस भारतीय जनता पार्टी को जो है काम करने का मौका मिलता है। जी, लगातार 15 वर्षों तक बीजेपी शासन में रही है। उसके बाद जब चुनाव आता है 18 की, तो अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी को मिला है बहुमत, तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 68 सीटें। तो क्या कुछ कारण रहा कि आप बीजेपी जो एक नहीं रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी को भांपने में नाकाम रही, फिर जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसे जनता? भारतीय जनता पार्टी के जो हो सकता है कुछ हमारी चूक हो गई हो, लेकिन उस चूक को फिर जनता ने सुधार कर वापस हमको बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इतना बड़ा बहुमत दिया कि आप देखिए, इनके खुद बड़े नेता धराशायी हो गए। और आम पब्लिक में जो इनका भय और वातावरण है कांग्रेस का, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा जीत के और नगर निगम भी पूरा सफाया कर दी कांग्रेस का। तो आप इसी का देखिए ना, हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक तरफा रिजल्ट जाके भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी, इसी कार्यक्रम में हमारा चर्चा हुआ था सर टी.एस. सिंहदेव जी के साथ में, भूपेश बघेल जी के साथ में। तो उनका कहना था कि जो 5 साल का समय दिया है जनता ने उन्हें, कांग्रेस को, तो स्वर्ण अक्षर में लिखने योग्य रहा है। हालांकि बीजेपी को उनकी जो सफलताएं वो दिख नहीं रही, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसानों के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया भूपेश बघेल। देखिए, भूपेश बघेल और सिंहदेव आपस में ही 2.5 साल की लड़ाई में ही पूरे 5 साल निकाल दिए। उनकी क्या आपस की बात करेंगे, वो तो आपस में ही मुख्यमंत्री की रेस के चक्कर में ही आपस के लोग के 2.5 साल खत्म हो गए और विकास तो हुआ नहीं। आप तो देख रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार के हर दिन एक नए पन्ने खुल जाते हैं। आज पूरा का पूरा खजाना लूट के भाग गए वो लोग। आज उसी के एक दुष्परिणाम, हमारा पूरा डेवलपमेंट रुका हुआ है। इन लोग ने पूरा का पूरा जो लूट मचाई, आज उसी के लिए हम लोग, उस भारतीय जनता पार्टी उसी को सुधारने में लगी हुई है जो इन्होंने एक तरफा लूटा छत्तीसगढ़ को। क्या आप नहीं मानते कि जो किसानों को भी जो वर्तमान में प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का है? अगर कांग्रेस 25 रुपये नहीं देती तो बीजेपी 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं दे पाती। मोदी जी की योजना है, वही देश को अच्छे से चला सकते हैं। और विष्णुदेव सरकार, आप देखिएगा, जब आप आने वाले 2 साल बाद जो ये स्टेट जाएगा, उसका आपको कल्पना भी नहीं है कि ये स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और बहुत लोगों की आशाएं हैं कि हम इस बहुत डेवलपिंग स्टेट होने वाला है छत्तीसगढ़, और आने वाला कल का भविष्य छत्तीसगढ़ देखेगा। डेवलपिंग होने वाला, लेकिन जो भी वर्तमान में हालात है, जैसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो चिंता का कारण बना हुआ है। इन क्षेत्रों में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मूलभूत सुविधा को लेकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो नहीं लगता कि अगर हमें विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो इससे कहीं ऊपर उठना पड़ेगा? उसी की स्टडी चल रही है। आप बताइए, 25 साल का हमारा राज्य हुआ है, 25 साल का युवा है छत्तीसगढ़, और अभी हमको
जिसकी अपन तुलना कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, वो 100 200 100 साल पुराने राज्य से हम अपने आप को कॉम्पीट कर रहे हैं। आप देखिए हमारे से बहुत डेवलपिंग राज्य हैं जो हमारे से पीछे चल रहे हैं। हमको काम करने का और समय मिलेगा। आप देखिएगा अगले 3 साल के बाद हम टॉप 5 में आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ टॉप 5 में रहेगा। जी, चूँकि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भी जेल में है, बेल में है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए ये सब एजेंसियों का काम है। अब आप देखेंगे कि इसका अलग अलग फॉर्मेट से आदमी काम करते हैं। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मेरा काम है सेवा की भावना से काम करना। अब जिसके जो जो गुनहगार होगा उसको तो सज़ा भुगतना पड़ेगा। अब उसके गुनह के आधार पे ही, सबूत के आधार पे ही काम हो रहा है। कोई जानबूझ के तो किसी को बंद कर नहीं देगा। अब कुछ गलत किया होगा तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा। तो उनका यह भी कहना है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ही गलत काम में लिप्त रहते हैं, बीजेपी पार्टी एकदम पाक साफ देखिए है? ये बहुत बहस का मुद्दा है। अब इस पे लंबी बहस की ज़रूरत है। और क्या कौन आरोप लगा रहा है नहीं लगा रहा है, उसका न्यायालय का रास्ता खुला है, वो अपना न्यायालय जाए। कांग्रेस वाले के लिए जब अपनी बात को न्यायालय में रखें, और जो जिसका जो काम है वो काम वो कर रहा है। महादेव सट्टा घोटाला ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रोज़ नए इसके कुछ न कुछ परत खुलकर सामने आ रही है। कितना छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है महादेव सट्टा ऐप से? देखिए ये सब भूपेश बघेल के राज्य में चालू हुआ। उसके पहले तो कभी कोई सुना भी नहीं था कि ये महादेव सट्टा और कौन कौन से सट्टे आए। इन्हीं के जनक यही लोग हैं। अब इन्हीं ने सब चालू किया है। अब इन्हीं ने चालू किया, आज वो सज़ा भी उन्हीं को भुगतना है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आप ही के पार्टी के नेता हैं नरेश गुप्ता जी, जो प्रदेश कार्यालय के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक पेपर लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कौन कौन से अधिकारी नेता इसमें शामिल है उसको सीबीआई को एक पत्र भेजा था। उसके हिसाब से कार्रवाई हुई है। तो कितना बड़ा इसके पीछे खेल चल रहा है? क्या बीजेपी को इसकी जानकारी थी? देखिए ये पूरा काम जो है मेरी जानकारी में नहीं है। और क्योंकि मैं अपना एक अलग क्षेत्र है मेरा मैं एक ज़िले का काम देखता हूँ। और मेरे ज़िले के काम में इस पे दखल अंदाजी नहीं रहती है। ये प्रदेश नेतृत्व संभाल रहा है। मैं ज़िले के काम में जो काम देखता हूँ उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ। ज़िले की बात करते हैं सर। हाल ही कुछ समय पहले नगर निगम का चुनाव हुआ था जिसमें मीना चौबे जी रिकॉर्ड बहुमत अंतर से जीत कर आई है। तो क्या इसके पीछे कारण क्या लगता है कि एक श्रेष्ठ जो नेतृत्व करता है उनका चेहरा है, या फिर जो बीजेपी का 1.5 साल का यहाँ काम हुआ है उसको देखकर जनता वोट की है? देखिए दोनों फोकस काम किया है। इसमें 3 लगातार पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। फिर लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आया छत्तीसगढ़ में। और इसके साथों साथ एजाज ढेबर की जो दादागिरी यहाँ पे रही और जो उनका भ्रष्टाचार रहा, उन्होंने जो बड़े पैमाने में एक पूरा शहर की हालत बिगाड़ी, उसका परिणाम है कि एक तरफा 95% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। क्या सक्षम है मीना चौबे जी रायपुर जैसे राजधानी को पूरी संभालने सक्षम के है, लिए? तब तो 1.5 लाख वोट से जीती है। आज वो खुद 3 बार की पार्षद रही है, लगातार 15 साल पूरा अनुभव रहा है उनको। 25 साल 30 साल से वो राजनीति कर रही है। और मेयर डायरेक्ट चुनना, कांग्रेस ने तो मेयर डायरेक्ट ही बंद करा दिया था। वो तो पार्षदों के थ्रू चुन रहे थे। पहली बार तो मेयर डायरेक्ट चुनने जा रही है। और उसके बाद भी 1.5 लाख वोटों से जनता ने चुना है। इतने बड़े वोटों से उनको 5 लाख वोटों से का वोट मिला है, 1.5 लाख वोटों से जिताई है। तो आज पब्लिक ने उम्मीद बहुत बड़ी जगाई है और उसमें 100% वो खरा उतरेगी। आप जिला उपाध्यक्ष हैं। इस बार चारों के चारों सीट रायपुर की अगर बात करें तो बीजेपी के पास है। कितना आपका इसमें सही कंट्रीब्यूशन रहा कि नेता का रहा कि जो एक होता है प्रदेश स्तर के जो एक टीम रहती है उनका कितना हस्तक्षेप? देखिए मैं रायपुर दक्षिण का काम मैं देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि दक्षिण में हमने विधानसभा में 68,000 का लीड लिए बृजमोहन जी ने। फिर लोकसभा में भी लगभग 75-80 हज़ार का लीड लिया। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, सुनील सोनी जी ने करीब 48,000 का लीड लिया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा से अग्रणी रही है। और लगातार आप
इतिहास भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी दक्षिण में हारी नहीं, तो यहाँ से तो हमेशा हम जीत का परचम लहराते आए हैं। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ में, साहू जी और शर्मा जी के साथ में। तो उनका कहना था कि जो 2.5 साल 2 साल का उनके पास जो समय अभी तक रहा, वो जो भी वादे किए थे चुनाव के दौरान उसको लगभग पूरा कर चुकी है, और आने वाले जो 3 साल उनके पास है वो एक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर चल रही है। तो आपको भी लगता है कि धरातल पर वो जो वादे किए गए थे वो उतरा है, लाभ देखिए, मिला है? लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि वो कुछ भी बोलती है तो उसके पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार रहता है और बहुत बड़ा अध्ययन करके ही बोला जाता है। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन में वो पहले के 2 साल में ही सारे वादे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद 3 साल जो आने वाला कल है उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्कैनिंग करके काम होता है, ऐसे कोई भी काम हवा में नहीं होता, धरातल में जाके काम करते हैं और बहुत मजबूत सरकार है ये। और आप देखिएगा कि आने वाले कल में आप छत्तीसगढ़ में टॉप 5 में कैसे रहेगा, आप खुद जनता देखेगी कि टॉप 5 में छत्तीसगढ़ रहेगा, इंडिया के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ राज्य में छत्तीसगढ़ आएगा। जी, ओपी चौधरी जी के साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो उनका भी कहना था कि आने वाले 5 साल में जो वर्तमान जीडीपी छत्तीसगढ़ की उसको हम डबल कर देंगे। तो क्या ऐसा क्या काम करेंगे, कैसा कौन सा पॉलिसी बनाएंगे जिस वजह से? आप देखिए, लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कोप दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़े पैमाने में उद्योग यहाँ लगेंगे, रोजगार की बड़ी जो रोजगार के बड़े दरवाजे खुलेंगे और बड़े स्तर पर यहाँ उद्योग और रोजगार जब आएगा तो ऑटोमेटिक हमारी जीडीपी डबल हो जाएगी। और उसके अलावा भी जो स्कोप दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, ग्रोइंग स्टेट है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाला कल छत्तीसगढ़ के लिए एक सुनहरा पल है। जी, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है बीजेपी की जीत के पीछे, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित है। बहुत लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा, जो वंचित महिलाएं उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक वो पोर्टल खुल नहीं पाया है। आपको क्या लगता है कितना जल्दी ये उनको मौका मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उनकी लगातार एक बैकहैंड टीम काम करती है, उनकी स्कैनिंग पूरी चलती रहती है। हर चीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरी, जब वो कहती है उससे ज़्यादा वो करती है। और आप देखिएगा, कोई भी महिला नहीं छूटेगी, हर महिला को लाभ महतारी वंदन योजना का मिलेगा, अंततः अंतिम महिला तक जाके उनको लाभ मिलेगा। जी, राजधानी रायपुर की बात करें तो पिछले कुछ समय से राजधानी में जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा है। जो छेड़खानी की बात करें, हत्या की बात करें, बलात्कार की बात करें, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्या जो एक नशा बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, इसको बंद किया जा सकता है? देखिए, राजधानी रायपुर की बहुत 25 लाख का शहर हो चुका है। अब कुछ गलत चीज़ें रायपुर में प्रकट जरूर हो गई है। अब मुझे जो ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में पुलिस का जो कंट्रोल है और जो पुलिस यहाँ पे सक्रिय है, तो इन सबको बड़े पैमाने में इन पे रोक लग जाएगी। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी अभी उतना उनके पास अनुभव नहीं है, वो संभालने के लायक नहीं है प्रदेश को। आपको भी लगता है? गृह मंत्री का तो पूरे देश में नाम हो रहा है भैया, वो तो पूरे देश में सबसे अच्छे गृह मंत्री कहला रहे हैं। आज पूरे नक्सलाइट को ख़त्म कर दिया उन्होंने, आज पूरे देश में वाहवाही उन्हीं की हो रही है। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया, पूरे देश से नक्सलाइट हट गए। आज छत्तीसगढ़ से अगर नक्सली का सफाया हो रहा है तो सिर्फ उसका श्रेय पूरा विजय शर्मा जी को जा रहा है। बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इनकाउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि जो मारे जा रहे हैं उनमें जो निर्दोष वहाँ के आदिवासी हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये अब उनका, मैं बताया ना, मैं ज़िले की राजनीति करता हूँ, ज़िले का सेवा के भावनाओं से काम करता हूँ। जो मुझे काम दिया जाता है, अब कौन निर्दोष मर है, कौन, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे काम का एक सीमा है और मेरे सीमा में ये उत्तर आता नहीं। जी,
जब अभी आपने कहा कि लगभग राजधानी की जो पॉपुलेशन है डेंसिटी वो 25 लाख पार कर चुकी है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देने की बहुत आज वो ज़रूरत है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके ही तो एक्सप्रेस वे बनाया गया है, कैनाल रोड बनाया गया है, उसी को देखते हुए तो बनाया गया है। आज जो बाईपास रोड बन रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो बहुत अच्छे नए नए रोड बन रहे हैं, तो उसी की व्यवस्था को देख के ही ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। जी और रायपुर में मैं बहुत मेट्रो में घूमा हूँ। रायपुर की ट्रैफिक हम बी टाउन बोलते हैं रायपुर को, हम बी टाउन में बेस्ट टाउन रायपुर है। क्या अपने आप को आप संतुष्ट मानते हैं राजनीति में आने के बाद, जो भी आप काम करें, जो भी आपको पद मिला है? मैं राजनीति एक सेवा के भावना से आया हूँ। मैं पद प्रतिष्ठा ये इससे ज़्यादा मैं महत्व मेरे लिए सेवा है। और मेरा यही सोचना है कि अगर मेरे काम करने से 2 लोगों का भला हो रहा है तो मेरी राजनीति सफल है। जी, आप पॉलिटिशियन हैं, व्यापारी भी हैं। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या कुछ करने की आपकी इच्छा रही है, अगर आप दोनों नहीं रहते तो क्या करते रहते? मैं दोनों नहीं रहता तो शायद मुझे लगता है कि मैं शुरू से यही फील्ड में रहा हूँ, इसलिए मेरी शौक जो है जी एक व्यवसाय भी रहा है और एक सेवा भावना के हिसाब से समाज सेवा के रहा है। आपकी रुचि किस में है? मेरी रुचि पढ़ने में है, मेरी रुचि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपनाने में है, और मेरी रुचि है कि मैं रात को लॉन्ग ड्राइव में जाता हूँ तो मुझे वो संतुष्टि मिलती है। जी, राजनीतिक परिवेश में आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उतनी है जो मेरी पार्टी जितनी चाहेगी। जी, मैं अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी जो जवाबदारी देती है मैं उसको निभाता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो रायपुर के युवा हैं उनको? मैं युवाओं से यही अपील करूँगा कि आप कृपया करके नशे से दूर रहें। साथ में आप युवा है, आने वाला कल आपका है। आप अपने आप को अपने पूर्वजों की लाइन पे चलिए, और सबको एक ही अपील है कि रायपुर को सुख शांति और समृद्धि शहर बनाइए। जी, तो आप सुन रहे थे रायपुर जिला के उपाध्यक्ष ललित जयसिंह जी को, जिनका कहना है कि पार्टी उन्हें दायित्व के रूप में जो भी काम देती है उसको पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और रायपुर दोनों एक विकसित छत्तीसगढ़ और रायपुर के रूप में डेवलप्ड होंगे, ये उन्हें पूरा विश्वास है। उसी की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।